चाहे वो रामपुर की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का कत्ल हुआ, किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया और जो लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार तक किया गया और कई रिपोर्टर्स की वहाँ पर पिटाई भी की गई। कि ईवीएम ये बरक वैली के इलाके में ईवीएम को एक बीजेपी के वर्कर्स के व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। वो ईवीएम्स और दूसरे इलेक्टोरल बॉन्ड की किस तरह से भाजपा के पास कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा इनकम आया है, प्योरली डिक्लेयर्ड इनकम। अनडिक्लेयर्ड के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा। जनता ये कहती है कि रोजगार, गवर्नमेंट हो दोनों के पास रोजगार को लेकर कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है। उसका कैंडिडेट अगर कहीं पर फंस रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, और अगर वहाँ पर सरकार भी जो है सत्ताधारी पार्टी की है, तो उसके बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर से अभी हमने देखा है कि बाई इलेक्शंस में, चाहे वो रामपुर की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का कत्ल हुआ, किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया और जो लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार तक किया गया और कई रिपोर्टर्स की वहाँ पर पिटाई भी की गई। तो ऐसे में इस माहौल में आपने देखा होगा कि कल भी इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस आई हैं और कहीं ना कहीं चेताया है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो किस तरह से ऐसे हालात में हम लोगों को बहुत ही मोहतात रह करके, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया की, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम सोशल मीडिया के लिए ही है और सोशल मीडिया में जो लोग इलेक्शन को कवर करना जाना चाहते हैं या उसको करीब से देखना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों के से एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ पॉइंट्स बना करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि फील्ड में अक्सर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो अभी जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट्स पर सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं, उनको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बड़ा मसला सबसे बड़ा आजकल जो है वो फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर से वेबसाइट्स को कई बार नोटिस देता है और कानूनी प्रक्रिया में लोगों को कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। तो उसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या घोषणाएं पिछले 2-3 जो घोषणा पत्र थे पार्टियों के उसमें की गई थी और किन घोषणा पत्रों पर अमल किया गया है और किन घोषणा पत्रों पर कोई काम नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों को ख़ासतौर से हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको उठाने की ज़रूरत है। और इस तरह के मुद्दों को जब आप जाकर के ग्राउंड पर जाकर के पब्लिक में जाकर के अगर आप बात करते हैं, बिजली की बात हो, पानी की बात हो या मूल सुविधाओं की बात हो, सेहत की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर अगर आप बात करते हैं तो पब्लिक का जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है और इश्यूज़ निकल कर सामने आते हैं। और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की तो उसमें व्यूज़ भी बहुत ही शानदार जो है वो निकल कर के सामने आते हैं। इसके अलावा आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए कर रहे हों या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हों, उसमें जिस चीज़ का डाटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटा को सेव करके रखने की बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से आज के हालात में। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग बहुत सारे डाटा को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है, या कई बार आप देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी ख़ासतौर से वेबसाइट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कल ही आपने देखा होगा कि एक सर्वे सामने आया लेकिन उसको फिर हटा लिया गया वेबसाइट से। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेव करके रखें, क्योंकि अगर भविष्य में कोई इस तरह का मामला सामने आता है लीगल इश्यूज़ को लेकर तो उसको आप हवाले के तौर पर पेश कर सकें। उसके अलावा ख़ास तौर से ऐसे राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं और पब्लिक में अगर बात करते हैं तो कई बार ये देखने में आता है कि सुरक्षा में भी परेशानी आती है, मारपिटाई तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर आप इलेक्शन डे की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करें या पोलिंग की बात करें, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पासेज इशू किए जाते हैं। कोशिश ये की जाए कि पासेज जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद वेबसाइट पर जो है वो पासेज का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया में भी काम करते हैं और अखबारात में भी काम करते हैं, तो अखबारात के माध्यम से उन पासेज को हासिल किया जा सकता है ताकि आप जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो किसी तरह की समस्या का हम लोगों को सामना ना करना पड़े। एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्विंट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके 2 इश्यूज पे हमने बहुत
फोकस और इन्वेस्टिगेशन किया। एक है ईवीएम्स और दूसरे इलेक्टोरल बॉन्ड। हालांकि उस वक्त तो हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे स्टोरी करी थी वो ये था कि एक बार कोड के जरिए सरकार तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेट कर रहा है। तो हम असल में ज्यादा प्रोटेक्शन फॉर द डोनर की मांग करते। अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ने उल्टा ही कर दिया पूरा मामला और इन्हें अब पूरी अब इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। बट आइदर वेज आई थिंक एक फेयर प्रैक्टिसेस के हैसियत से एक बहुत अच्छा ये फैसला था। दूसरा ये है कि जिस तरह से हमने असम में देखा कि ईवीएम को ये करीमगंज ये अपने सिलचर करीब ये बाराक वैली के इलाके में ईवीएम को एक बीजेपी के वर्कर्स के व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। वो लोकल मीडिया लोकल स्ट्रिंगर के जरिए वो खबर आगे आई और वो मैल प्रैक्टिस वहां पे एक्सपोज हुआ। तो इस किस्म की तमाम मैल प्रैक्टिसेस को लेकर चौकन्ना रहना एक मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये बात अलग है कि इन मैल प्रैक्टिसेस से इलेक्शन टेम्पररी काउंटरमांड हो भी जाएगा तो भी कई बार इलेक्शन कमीशन इनमें फैसले सुनाने में बहुत देरी कर देता है। तब तक इलेक्शन भी खत्म हो जाता है, नतीजा भी आ जाता है और केसेस को भुला दिया जाता है। फिर भी मीडिया को अपने तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए कि जितने भी ज्यादा अपने स्ट्रिंगर्स को एक्टिवेट किया जाए, सिटीजन जर्नलिस्ट को एक्टिवेट किया जाए और तमाम किस्म की मेल प्रैक्टिसेस को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे। एक और मेल प्रैक्टिस है जिसे यानी आमतौर पे काफी ज्यादा फ्री पास मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो है हेट स्पीच। हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करना, हेट स्पीच किस तरह से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है, उसको सामने लाना भी मीडिया के लिए एक बहुत बहुत जरूरी काम है। असल में इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस पे फिर भी काउंटरमांड हो जाते हैं इलेक्शन, हेट स्पीच पे काउंटरमांड होना, हेट स्पीच पे एक्शन होना बहुत ही रेयर है। तो इस पे और ज्यादा जितना ज्यादा मीडिया शोर मचा सकता है उतना बेहतर है। सेम बात होती है फेक न्यूज की, जो प्रशांत सरवी जिसके बारे में कह रहे थे। अब फेक न्यूज अलग अलग किस्म की हो सकती है। एक फेक न्यूज हो जो डेलिबरेटली किसी को मलाइन करने के लिए हो, जैसे जो नासिर हुसैन साहब वाला एग्जाम्पल प्रशांत सर ने दिया। लेकिन और भी किस्म की फेक न्यूज होती है, जैसे इतनी तमाम स्पीचेस होती हैं इलेक्शंस में, उन स्पीचेस में जो क्लेम्स हर नेता करता है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के क्लेम हो या अपनी अपोजिशन के अपने जो सामने वाले प्रतिद्वंदी हैं उनको लेकर क्लेम्स हो, वो हर क्लेम को बारीकी से देखना, उसे फैक्ट चेक करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन के दौरान। और यानी फेक न्यूज जाहिर सी बात है एक पार्टी और एक इकोसिस्टम से ज्यादा आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इकलौता इकोसिस्टम है। तो तमाम और भी पार्टियां हैं जैसे अब भीड़ की फेक पिक्चर लेना। अब आप कहीं भीड़ की पिक्चर में देखो तो देखेंगे कि वो सेम वाले पोर्शन को 5 जगह कॉपी पेस्ट किया हुआ है और वो सेम 4 लोग आपको 15 जगह नजर आ रहे हैं भीड़ को एग्जैजरेट करने के लिए। इस तरह से भी मैनिपुलेशन की जाती है पार्टियों के जरिए। तो ये सारी फेक न्यूज को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जाहिर सी बात है फेक न्यूज इतना ज्यादा, फेक न्यूज को काउंटर करने वाले लोग कम हैं, तो हमेशा ये एक अनइक्वल बैटल ही रहेगा। फिर भी आई थिंक जितना ज़्यादा न्यूज़ रूम्स और फेक न्यूज़ और फैक्ट चेकिंग पर अपने रिसोर्सेज डाल सकें, जितने ज़्यादा उनकी स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, रिवर्स इमेज सर्च सीख सकें, वीडियो को कैसे अलग अलग फ्रेम्स में काट कर और फिर उसको रिवर्स इमेज सर्च किया जा सकता है इनविड के जैसे ऐप्स के ज़रिए, तो ये सारी स्किल होना एक न्यूज़ रूम में बहुत ज़रूरी है। और अगर हाई इलेक्शन इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्शन को जितना ज्यादा फेयर बनाया जा सकता है वो उसकी तरफ ये कि अहम कदम हो सकता है। एक और एस्पेक्ट है अगेन अनइक्वल अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर, वो है कि जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी एक्सपोज करें कि अब हाल ही में एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्टोरी न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट ने करी थी। अभी हमारी परसों एक स्टोरी आई थी कि किस तरह से भाजपा के पास कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा इनकम आया है, प्योरली डिक्लेयर्ड इनकम। अनडिक्लेयर्ड के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। प्योरली डिक्लेयर्ड इनकम 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में 5 times BJP had income which is 5 times as much of Congress and 3 times as much of Congress and all other national parties put together.
तो ये इस किस्म के अनइक्वल बैटल है रिसोर्सेज के मामले में। इस बात को भी जितना ज़्यादा हाईलाइट कर सकें वो हमें करना चाहिए। इसको और हाईलाइट करने के तरीके हैं, जैसे आप सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर, अब फेसबुक को किस पार्टी ने कितने पैसे दिए हैं, किन फोरम से वो पैसे गए हैं, चाहे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से, फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस से, वो सारे इंफॉर्मेशन फेसबुक को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी हमें पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। इससे पता नहीं वोटर के जहनियत में कोई फर्क पड़े या ना पड़े, पर ये एक ट्रांसपेरेंसी होना कि कौन सी पार्टी कितना ज्यादा खर्च कर रही है, कौन सी पार्टी का एक्सपेंडिचर, की कंपटीशन असल में कितना अनइक्वल है, ये बात को भी सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, इलेक्शन में सबसे ज्यादा हमारा रीडर हो या आपका रीडर हो, आपकी ऑडियंस हो या कोई भी ऑडियंस हो, वो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि आखिर जीत कौन रहा है। तो हमें ऑडियंस को वो देना तो पड़ेगा, भले ही हम कितना ज्यादा जाहिर फैक्ट चेकिंग करेंगे, हेट स्पीच को ट्रैक करेंगे, लेकिन वी हैव टू गिव पीपल एन आइडिया ऑफ दिस बिकॉज दैट इज प्राइमरीली व्हाट दे वांट। तो उसमें हमें देखिए, किसी के लिए हमें माहौल ना हमें बनाना है ना हमें बिगाड़ना है, वो हमारा काम नहीं और हमारी हैसियत भी नहीं है एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम नहीं बना पाएंगे कि जो हवा किसी की बनी होती है वो बनी रहती है। हमें जिस तरह से भाषा में हमने कहा कि ठीक है, वी हैव आवर आइडियोलॉजी, हमारी सबकी अपनी अपनी हम चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कोई एक की फला पार्टी या फला किस्म के फोर्सेस जीते या हारे, लेकिन वो हमारे रिपोर्टिंग पर नहीं दखल दे सकते। व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग एंड व्हाट आई वांट टू हैपन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हमें अपने रीडर को, अपनी ऑडियंस को हमेशा पहली वाली बात बतानी कि जी देखिए, ग्राउंड में हम गए, हमें ये नजर आया, लेकिन इसमें अपने खुद के ख्वाहिशात नहीं आ सकते। वो एक फिल्टर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक और इलेक्शन कवरेज में जो चीज जरूरी हमें रखनी चाहिए कि खासतौर पे टीवी मीडिया में ये तू मैंने कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया और उसके जवाब में राहुल गांधी ने वो कह दिया और फलां शख्स ने इनकी खिल्ली उड़ाई और इनका मुंह तोड़ जवाब आया, और ये सारे इश्यूज पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि स्पीचेस होती हैं। पर ये एक लेजी जर्नलिज्म भी है एक तरह से। जाहिर है जरूरी है पीएम क्या बोल रहे हैं, लीडर ऑपोजिशन क्या बोल रहे हैं, वो बताना भी जरूरी है, लेकिन वो मेन कहानी नहीं है। वो अब आजकल क्योंकि पार्टियों के सोशल मीडिया इतने एक्टिव हो गए, तो वो उनको इंस्टाग्राम हैंडल में, ट्विटर में मिल ही जाएगा जनता को कि नेता क्या बोल रहे हैं। आई थिंक इसमें इलेक्शन एक बहुत अच्छा मौका है हमें कुछ इश्यूज पर फोकस लाने के लिए, कि लाइवलीहुड का इशू हो, कम्युनलिज्म का इशू हो, कास्ट वायलेंस का इशू हो। इलेक्शन के आड़ में हम ये सारे इश्यूज को और ज्यादा फोकस में ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए मौका बन जाता है कि हम अपने जर्नलिस्टों, रिपोर्टरों से ग्राउंड रिपोर्ट करवाएं इन मुद्दों पे और देखें कि जमीनी हालात ये है, और इससे कम से कम पार्टियों पे प्रेशर भी बन सकता है कि इन मुद्दों को नजरअंदाज ना किया जाए इलेक्शनों में। तो ये आई थिंक एक फैक्ट बेस्ड, इशू बेस्ड रिपोर्टिंग एक सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है इलेक्शन कवरेज का। और इससे कोशिश तो ये हो सकती है कि पार्टियों का एजेंडा शेप किया जाए कि मान लीजिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे आप कोई भी सर्वे उठा लें, सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे अहम मुद्दा जनता ये कहती है कि रोजगार। लेकिन रोजगार से कभी कोई इलेक्शन शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि तमाम, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों के पास रोजगार को लेके कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है। तो वोट लोग अलग अलग इश्यूज पे दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा इशू है। तो जब हमें पता है ये जनता को, और अगर जनता के बीच में हम उठ बैठ रहे हैं या रिपोर्टर उठ बैठ रहे हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जनता के लिए। तो उस मुद्दे पर उस पर जितना ज्यादा हम फोकस लाएं, उससे हमें जनता का भी सपोर्ट मिलेगा, हमारे व्यूज वगैरह भी बढ़ेंगे, और एक सरकार पर भी दबाव बनेगा कि आप अब मुद्दों की राजनीति करें, ये शोर शराबा और गिमिक्स वगैरह के चक्करों में ना पड़े। एक और चीज हमें हमेशा, यानी जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, हमें ये चीज हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमारा रीडर, हम अपने रीडर की हमारा रीडर जो है वो हमारी निगाह से जा रहा है ग्राउंड में। वो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव रीडर द फ्लेवर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड की जो खुशबू है, ग्राउंड की में जो हम देख रहे हैं, ग्राउंड में जो
लोगों से बात हम कर रहे हैं, उनकी जो मर्जी है वो हमें रीडर तक किसी तरह पहुंचानी है, तो वो हमें पूरी ईमानदारी से वो रीडर तक हमें पहुंचाना है। रीडर तक ग्राउंड का फ्लेवर, ग्राउंड की आवाज पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज हो जाता है इलेक्शन में। और जाहिर सी बात है, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग में इलेक्शन एक इवेंट है, सिर्फ इलेक्शन पूरी कहानी नहीं है खुद में। इलेक्शन एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है और वो कॉन्टेक्स्ट देना, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। मैं इसमें मिसाल देना चाहूँगा। असल में 2020 का दिल्ली इलेक्शन, उस दौरान शाहीन बाग का मूवमेंट भी चल रहा था और एक के बाद एक हेट स्पीचेस किए गए थे उस इलेक्शन के कैंपेन में। अब वो हेट स्पीचेस तकरीबन हमने डेटा एनालिसिस किया तो तकरीबन 3/4 ऑफ दी हेट स्पीचेस सब जमुना पार के इलाके में किए गए थे, ईस्ट दिल्ली के एरिया में। और ईस्ट दिल्ली के एरिया में बीजेपी का वोट शेयर एवरेज में कई सीटों में 10-10, 15-15, 20-20% बढ़ा। उनकी जो पिछले बार ईस्ट दिल्ली में 1 सीट निकली थी, इस बार ईस्ट दिल्ली से 7 सीटें उनकी आई, 8वीं सीट ईस्ट दिल्ली के बाहर से आई थी। तो ये यानी एक ऑल्टरनेटिव क्रोनोलॉजी असल में की जा रही थी ईस्ट दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कम्युनल माहौल खराब करने की। अगर मीडिया इफेक्टिवली वो इलेक्शन कवर कर रहा होता, अगर वो इलेक्शन की आड़ में जिस किस्म से पोलराइजेशन फैलाया जा रहा है उसको एक्टिवली रिपोर्ट करता, तो शायद जो पूर्वोत्तर दिल्ली में बाद में हिंसा भड़की वो इतनी सरप्राइजिंग और अचानक टाइप की नहीं नजर आती। आपको समझ आता कि क्या क्रोनोलॉजी के तहत वो माहौल वहां पर खराब किया गया था। तो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट के तहत रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्लाइंड रिपोर्टिंग और ये इसको एक इलेक्शन को एक इवेंट समझकर नहीं रिपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन इवेंट नहीं है, दरअसल इलेक्शन एक एपिसोड है और वो एक पूरी जो वेब सीरीज का एक एपिसोड है सिर्फ ये इलेक्शन, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक पूरी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर एक एपिसोड है, चाहे ये 19 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन हो। तो इन सारी बातों को हमें जहन में रखना चाहिए इलेक्शन रिपोर्टिंग में। इलेक्शन रिपोर्टिंग एक बहुत ही हम्बलिंग और एक तरह से यानी सीखने वाला प्रोसेस है, अपने आप में एक स्कूल है इलेक्शन रिपोर्टिंग। आप हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चरल लिंग्विस्टिक तरह से नहीं, आप पॉलिटिकल कल्चर भी आप अगर ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप मान लीजिए केरल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं, चांस ये रहेंगे कि 5 में से 3 या तो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होंगे या किसी ना किसी पार्टी वाले के रिश्तेदार होंगे। तो केरल का एक अलग कल्चर है। आप गुजरात में रिपोर्टिंग करेंगे इलेक्शन के दौरान तो आपको अंदाजा ही नहीं आएगा कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, कोई माहौल नहीं। हमें लगता है कि एक पार्टी के डोमिनेंस है तो हर जगह एक पार्टी के फ्लैग नजर आएंगे। असल में वो जो जीत होती है वो एक नॉन ए पॉलिटिकल विन है, जहां पे एक डेथ ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि कोई इलेक्शनियरिंग ही नहीं हो रही लास्ट मोमेंट तक। इलेक्शनियरिंग बिल्कुल ठप हुई पड़ी है। असल में उस किस्म का एक पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पैदा हुआ है। आप बिहार में रिपोर्टिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट हर शख्स से आप बात करेंगे वो अपने आप में एक सिफोलॉजिस्ट होता है, जो अपने जेब में पर्ची लेकर घूम रहा है कि मेरी सीट में इतने इस कम्युनिटी के इतने इसके और मेरे हिसाब से इस सीट में ये होने वाला है, आप अपने नंबर मुझे बताइए। तो बिहार में ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है। आप पंजाब में रिपोर्टिंग करेंगे तो किसके खिलाफ है वो तो बड़ा जोर शोर से कह देगा कि ये भी नहीं पसंद मुझे, वो भी नहीं पसंद, किसे वोट देंगे वो नहीं बताएंगे आपको। तो हर स्टेट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक पॉलिटिकल कल्चर होता है। आप ग्राउंड में उतरेंगे तो आपको मजा आएगा और ये डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। तो मैं तो बस ये दुआ करता हूँ जितने ज्यादा लोग इलेक्शन रिपोर्टिंग करें, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करें उतना अच्छा है। कम से कम जो एक शोर शराबा गोदी मीडिया चलाता है उससे हम लोग उसको हम थोड़ी अच्छी रिपोर्टिंग से काउंटर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।